हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ। और इस एक और टॉपिक है जो इसके बाद हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। वैसे दोनों के दोनों टॉपिक्स जो हैं ये 11th पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो हैं ही। थ्योरेटिकली ये जितने आसान लगते हैं देखने में, वास्तव में ये इतने आसान होते नहीं हैं। कहने का कंटेक्स्ट ये है कि इनकी एप्लीकेशन काफ़ी वास्ट हैं। टॉपिक्स काफ़ी सिंपल होते हैं इसमें, लेकिन जब इनका एप्लीकेशन की बात आती है तो वो इतने वास्ट होते हैं कि हम कई बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि उन कई सारे सवालों में, कई सारे न्यूमेरिकल्स में न्यूटन्स लॉ या वर्क एनर्जी पावर के थ्योरम से वो कितना सिंप्लीफाई हो जाता है, वो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकली बात करें तो ये दोनों बहुत ही सिंपल चैप्टर हैं, बट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये काफ़ी डाइवर्स टाइप का चैप्टर है। तो आज हम बात करेंगे इसमें, पहले में बात करेंगे न्यूटन्स लॉ की। तो न्यूटन्स लॉ जो है वो टॉपिक मोशन के कई सारे रिलेटेड फिनोमेना को गवर्न करता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लगते हैं, उन सभी फोर्सेस को ये अपने तीनों लॉ की मदद से उनके इक्वेशन डिवाइस करके हमें दे देता है, जिससे हमें अलग अलग वेरिएबल्स को सॉल्व करके फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प होती है। जैसे अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो बात करता है लॉ ऑफ इनर्शिया की। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है उसमें हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया, इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसा फेनोमेना है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि उसकी मास की वजह से होता है, और हाइयर द मास हाइयर इज द इनर्शिया। और इनर्शिया उस फेनोमेनन को कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने स्टेट में चेंज को अपोज करता है। कहने का कंटेक्स्ट ये है कि अगर वो ऑब्जेक्ट पहले से यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है और जिस डायरेक्शन में मोशन में है वो उसी डायरेक्शन में मोशन में रहना चाहेगा। ये टेंडेंसी जो है ये इनर्शिया कहलाती है। तो जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो ये कहता है एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external and unbalanced force is apply on it। कहने का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एक्चुअल स्टेट को मेंटेन करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट कर दे सकता है। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को जो है वो या तो बिल्कुल ही रोक दे सकता है या फिर उसके एक्सेलरेशन को चेंज कर दे सकता है, और नहीं तो फिर उसके डायरेक्शन को बदल दे सकता है। ये सारे के सारे जो हैं वो आपके लॉ ऑफ इनर्शिया के 3 टाइप हैं। जो पहला वाला है वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। दूसरा वाला जो है वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, मीन्स वो जिस इनिशियल स्पीड को या जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था वो उसी वेलोसिटी से जाना चाहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसे इस चीज़ के लिए रेनफोर्स ना करे। ऐसा ही है तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि वो जिस डायरेक्शन में उसका मोशन था वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगता नहीं है। ये तो था लॉ ऑफ इनर्शिया। जो सेकेंड लॉ है, जनरली बच्चों से जब सेकेंड लॉ पूछा जाता है तो बच्चे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। बट यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। 11th पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू फोर्स, हाउएवर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। और इसमें हम लोगों ने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको इस तरीके से सेलेक्ट किया है कि SI सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वैल्यू यूनिटी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि F जो है वो इक्वल टू है
k इंटू एम इंटू ए के, वेर k की वैल्यू हम लोगों को 1 रखनी है अगर हम SI सिस्टम की बात करें तो। इसमें एक बात और है, ये स्टेटमेंट जो है एक बहुत ही वर्बल सा स्टेटमेंट है जिसको कि डायरेक्टली हम सवालों को बनाने में बहुत ज़्यादा तरीके से एम्प्लॉय नहीं कर सकते। अगर हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो उसकी मदद से हम बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं। हम एक बेटर स्टेटमेंट ये कहेंगे कि इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन द सम ऑफ ऑल द concurrent forces is equal to the net accelerating force that is your ma। तो इस तरीके से अगर जितने कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं उसमें से सारे फोर्सेस के जब हम डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, तो क्या होगा कि कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो बाकी के फोर्सेस के साथ का जो डायरेक्शन है, बाकी कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जिनका डायरेक्शन एक सा होगा, कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे जिनका डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो सारे फोर्सेस का जब हम वेक्टर सम करेंगे तो वेक्टर सम करने की वजह से कुछ फोर्सेस जो है वो घट जा सकते हैं, कुछ फोर्सेस बढ़ जा सकते हैं, और इन सारे के सारे फोर्सेस का जो नेट आएगा उसको हम ma के बराबर रखेंगे तो हमारे लिए रिलेटिवली सवाल सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा और हम लोग निकाल पाएंगे वेरियस जो भी उसमें वेरिएबल्स हैं, उन अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसके अलावा क्या है, एक थर्ड लॉ है जो कहता है एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ बैलेंस। तो ये जो है ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा बाहर से, तो क्या होगा कि अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है किसी सिस्टम पे, तो हम लोग कहेंगे अगर हम लोग उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर लगाएगा सो दैट कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं और दो फोर्सेस के लगने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो 0 है, या फिर यूं कहें कि F21 जो है वो बराबर है माइनस ऑफ F12 के। ये है आपका न्यूटन का तीसरा लॉ जिसको हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जो दूसरा लॉ था उसको हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। यहाँ पे एक बात पॉइंट आउट करने वाली है कि जो लॉ ऑफ मोमेंटम में जो हमने मोमेंटम टर्म यूज़ किया है, मोमेंटम जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे हम जिस मोमेंटम की बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ चैप्टर में वो लीनियर मोमेंटम है, और हम लोगों को उसको तब तक लीनियर मोमेंटम ही कंसिडर करना है जब तक कि यह हमें मेंशन ना किया जाए कि हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम उसमें इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे एक बात और है, इस पूरे के पूरे टॉपिक में मोमेंटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोमेंटम वैसे डायरेक्टली अगर हम मोमेंटम को डिफाइन करना चाहें तो ज़्यादातर बच्चे ये डेफिनेशन देते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस वस्तु का हमने मोमेंटम निकालना है, जिस ऑब्जेक्ट का हमने मोमेंटम निकालना है, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होता है वह उस वस्तु के मास और उसी वस्तु के वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जनरली बच्चे ये बताते हैं, बट ये जो है ये फॉर्मूला वाइज तो ये सही है, बट अगर हम इसका फिजिकल कंटेक्स्ट या फिर इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो है वो देखना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि मोमेंटम is a physical quantity which is used to calculate the impact of one object over another when both of the objects are in such a state that they are about to collide or they have undergone a collision। Means जब दो ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करता है और कोलाइड करता है तो कोलाइड करने के बाद एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मोमेंटम का यूज करते हैं। और सिंपली अगर फॉर्मूला वाइज बात करें तो पी जो है लीनियर मोमेंटम जो है वो पी वेक्टर जो है वो बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर। और एक बात और इस चीज़ में ऐड करने वाली है, इन जितनी चीज़ें हमने आज एक छोटे से टॉपिक में डिस्कस करने की कोशिश करी है, इन टॉपिक्स में होता क्या है, इनके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखें तो ये काफ़ी वास्ट चले जाते हैं। देखने में ये तीन सिंपल सा लॉ लगता है, बट इन तीनों लॉ की मदद से काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और वो जो सारे सवाल हैं उन सारे सवालों की लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है। हम लोग ये मान सकते हैं, वैसे इस वीडियो में मैं इसको और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है कि न्यूटन्स लॉ क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और इस पे सवाल बनाए जा सकते हैं किस तरीके से। हालांकि इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।
आगे के टॉपिक पर।